हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग अपने चैप्टर 10th क्लास की जो हमारी हिंदी है उसका एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहादुर। हम लोग इसी चैप्टर का बहादुर चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस वीडियो क्लास में। और ये हिंदी का है, ठीक है। ये हिंदी पार्ट से हिंदी विषय से लिया गया है। पाठ का नाम है बहादुर और लिखा गया है अमरकांत जी के द्वारा। ये उनका फोटो है अमरकांत जी का और ये 10th क्लास का है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अमरकांत जी के बारे में जान लेते हैं कि इनकी थोड़ी जीवनी जान लेते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा अपने ब्रश का रंग चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ थोड़ा अच्छा दिखाई देने के लिए। इसे मैं रेड ले कर लिया। तो यहाँ पर है कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत जी थे। उनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था तो ये नगरा बलिया में हुआ था। बलिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की पढ़ाई मतलब हाई स्कूल की शिक्षा वो पास किए। कहाँ से किए थे? गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से, ठीक है। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किया। उनका जन्म 1925 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, ठीक है। जो 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गए, ठीक है। 1942 के जो स्वतंत्रता संग्राम थे उसमें शामिल होने के कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई, ठीक है। अंततः 1946 ईस्वी में छत्तीस चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। कौन से कॉलेज था? सतीश चंद्र बलिया कॉलेज, याद रखिएगा। सतीश चंद्र बलिया कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट किया। कब किया था? 1946 ईस्वी में, ठीक है। 1946 ईस्वी में उन्होंने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। उन्होंने 1947 ईस्वी में, ठीक है, 46 के बाद 1947 ईस्वी में, ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। कब किया था? 1947 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र, ठीक है, जिसका नाम था सैनिक पत्रिका का नाम क्या था? सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी की, ठीक है, नौकरी की। और फिर उनका क्या है? अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता एक होता है जिसमें उनकी कहानी, जो कहानी का नाम है डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, एक उनकी कहानी थी जो कि पुरस्कृत किया गया था। उनके इस कहानी पर इनाम मिला था जो कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इनके इस कहानी को इनाम दिया गया था, ठीक है। उन्होंने कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इन्हें अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये थी इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी जो कि अक्सर इनके बारे में कभी कभी परीक्षाओं में हम पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1925 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नगरा बलिया में। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इनके जीवन पर से आधारित, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, आपको बताना है कि बहादुर जो था अपने घर से आखिर क्यों भागा था। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है कि एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा, ठीक है। माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से इसकी दोगुनी पिटाई की, ठीक है। बहादुर का मन माँ से फट गया। वह चुपके से कुछ रुपए लिया और घर से भाग गया, ठीक है। बहादुर अपने घर से माँ के पीटे जाने के कारण भाग गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कुछ ये भी समझ लीजिए। अब यहाँ पर था कि बहादुर घर से भागा था, तो कितने रुपए लेकर भागा था? तो बहादुर घर से 2 रुपए लेकर भागा था, ठीक है। कितना लेकर भागा था? 2 रुपए लेकर भागा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो हर प्रश्न में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम लोग बताएंगे। अगर नहीं भी हो सकता है तो आप हमारे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है इस चैनल पर। आप जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा बहादुर पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। वहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे हर प्रश्न में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपे रहते हैं जो कि आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है
यहाँ पर कि बहादुर का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। बहादुर कहानी का नायक है। अब चरित्र के बारे में बताना है तो पूरे उस बहादुर के बारे में पूरी तरह से बताना होगा। और उम्र 13 से 14 वर्ष है। ठीक है, ठिगना कद है, गोरा शरीर और चौपटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार है। अपने काम के प्रति चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मानवीय भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि वह स्वाभिमानी है। ठीक है, और मेहनती है तथा अपने काम के प्रति ईमानदार है। मेहनती है तथा अपने काम के प्रति ईमानदार है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बहादुर का उम्र क्या है। तो बहादुर का उम्र 13-14 वर्ष है। यहाँ पर कोई ये नहीं उसमें कहानी में पूरी तरह से नहीं बताया गया सटीक तरीके से कि उसका उम्र कितना है। तो एक बताया गया अनुमान से कि उसका उम्र 13-14 वर्ष है। तो परीक्षा में भी इसी तरह से रहेगा कि उसका उम्र 13-14 वर्ष है या फिर 15-16 वर्ष है या 17-18 वर्ष है। इस तरह से ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको 13-14 वर्ष को ही चुनना है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। ठीक है, मतलब दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया है ये आपको विचार करना है। तो प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। ठीक है, यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन होने का उपदेश दिया गया था। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। तो यह हमारा प्रश्न था और इसका ये उत्तर। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि निर्मला के द्वारा उसका नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। ठीक है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो आपको बताना होगा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला के द्वारा उड़ा दिया गया। निर्मला के द्वारा उड़ा दिया गया। अब निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। ठीक है, निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। ठीक है, बहादुर का वर्णन करना है। पहली बार देखे बहादुर का। ठीक है, तो पहली बार देखे बहादुर की उम्र 13-14 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ठिगना चौकट था और वह सफ़ेद नेकर आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। ठीक है, इसी तरह से आपको बताना था उसके बारे में कि पहली बार जब लेखक उसे देखे तो उन्होंने क्या देखा बहादुर में, यही आपको अपने शब्दों में बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रश्न है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है कि बहादुर के आने से घर के सदस्य को आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। सभी कपड़े चमाचम सफ़ेद दिखाई देते। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई थी। ठीक है, तो लेखक के घर में किसके आने से सब कुछ ठीक हो रहा था? तो बहादुर के आने से सब कुछ ठीक हो रहा था। इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि लेखक के घर में किसके आने से सब कुछ ठीक हो रहा था। तो बहादुर के आने से सब कुछ ठीक हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? आखिर बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है तो और इसका परिणाम बहादुर पर क्या पड़ता है? आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर घर का कोई नौकर है, अगर उस पर कोई आरोप लगाएगा तो सब कोई विश्वास भी कर सकता है कि हो सकता है नौकर है, चोरी किया होगा। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है और जब बहादुर पर यह आरोप लगता है तो बहुत दुखी होता है क्योंकि वह चोरी नहीं किया हुआ होता है और उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है और कुछ दिन के बाद लेखक का घर छोड़ देता है। तो ये असर पड़ता है बहादुर पर कि वह बहुत दिन उदास रहता है, उस दिन से उदास होने लगता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया? तो बहादुर पर चोरी का जो आरोप लगाया था लेखक के रिश्तेदारों ने लगाया था। कौन लगाया था? लेखक के रिश्तेदारों ने। कौन सी चीज़ की चोरी का आरोप लगा था? तो पैसे की चोरी का आरोप लगा हुआ था। किस पर? बहादुर पर लगा हुआ था। चोरी के पैसों का आरोप बहादुर पर लगा हुआ था। अब पैसे कितने चोरी का आरोप लगा था? तो वह 11 रुपये का पैसा चोरी का आरोप लगाया गया था बहादुर पर। 11 रुपये चोरी होने का आरोप लगाया गया था बहादुर पर कि बहादुर ही 11 रुपये चुराए हुए हैं।
तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले, तो आप इसे भी ध्यान में रखिए। हम सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। कि जब काम धाम समाप्त करने के बाद बहादुर अपने बिस्तर पर जाता है तो उस वक्त के जो दृश्य होते हैं उसको लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है, वही आपको बताना है। तो रात को यहाँ देखिए हमारा आ गया उत्तर। यहाँ पर है कि रात को काम धाम करने के बाद भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बस खाट पर अपना बिस्तर बिछाता है, वह बिस्तर पर बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहादुर के बारे में बताया जा रहा है कि वह बिस्तर पर बैठ जाता है और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल से नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता है जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती है, ठीक है, रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था तथा गीत गाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया हमारा प्रश्न और इसका उत्तर। आप इसे चाहे तो वीडियो को रोककर लिख सकते हैं इस प्रश्न और उत्तर को दोनों को। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप परीक्षा में 50 नंबर का आ रहा है तो हमें दोनों को साथ साथ अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तभी तो पूरे 100 में हम लोग 100 पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है, ये हमारा प्रश्न था और इसका ये उत्तर था। चलिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बनाते हैं। तो अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बहादुर काम धाम के बाद रात को कहाँ सोता था, ठीक है। बहादुर जो था काम धाम के बाद बहादुर लेखक के घर में कहाँ सोता था, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक के घर में बहादुर कहाँ सोता था। तो वह लेखक के घर में भीतर के बरामदे में सोता था। कहाँ सोता था? भीतर के बरामदे में सोता था। और किस चीज पर सोता था वह? तो बस खाट पर सोता था, ठीक है। बस खाट यानी खाट जो बांस का बना हुआ होता है उसी को बस खाट कहते हैं, ठीक है। सोता था, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाए कि वह कैसा टोपी रखता था अपने पास। तो वह गोल सा नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था। तो वह नेपाली टोपी रखता था अपने पास, ठीक है। अब नेपाली टोपी रखता था, यह भी पूछ सकता है कि नेपाली टोपी कैसी थी। तो वह बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों आपको ध्यान देना होगा, हर बिंदु को ध्यान देना होगा, कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ये आपको देखना होगा। अब यहाँ पर देखिए कि निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन बंदर सा आईना में मुंह देखता था। तो यहाँ पर बंदर सा आईना में मुंह कौन देखता था? तो वह बहादुर देखता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर देखता था। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रश्न है और ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी, ठीक है। अब घर की काम है तो औरतें ही करती हैं ज़्यादातर, तो उनकी पत्नी सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं। सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई, ठीक है, हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उनकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। इस परिस्थिति में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न था और ये उत्तर इसका हुआ। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि लेखक अपने आप को अभागे क्यों समझते थे, ठीक है। यहाँ पर है कि लेखक अपने आप को अभागे समझने लगे थे। देखिए यहाँ पर है लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। तो लेखक अपने आप को अभागे क्यों समझने लगे थे? क्योंकि उनके पास नौकर नहीं था। क्या नहीं था? नौकर नहीं था, ठीक है। तो जब उनके पास नौकर आया तो कौन नौकर आया? तो बहादुर नौकर के रूप में उन्होंने अपने घर में नौकर के रूप में बहादुर को लाया, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, बहादुर को नौकर के रूप में लाया और नौकर यानी बहादुर पर के चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? तो रिश्तेदारों ने लगाया, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव याद करना है आपको, ठीक है। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उनका क्या परिणाम निकला, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न आ गया। तो घर के जो लेखक के घर आए रिश्तेदार थे
लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है, कौन सी प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रचा। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया, ठीक है। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी, ठीक है, उसे पीटा गया। रिश्तेदारों के प्रपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाला बहादुर के जाने की घटना घटी, ठीक है, और घर अस्त व्यस्त हो गया। अब ये हमारा प्रश्न था कि घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। तो उसका परिणाम यही निकला कि बहादुर को बहुत पीटा गया और घर लेखक का अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है कि क्या बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया गया। तो आपसे पूछ जा सकता है प्रश्न, ऑब्जेक्टिव इस तरह से बनाया जा सकता है कि चोरी का दोषारोपण किस पर किया गया। तो चोरी का दोषारोपण किस पर किया गया था, तो बहादुर पर किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा बहादुर पर किया गया था। चोरी का दोषारोपण किस पर किया गया था, बहादुर पर किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो लेखक के घर आए रिश्तेदारों के द्वारा, या फिर लेखक के रिश्तेदारों के द्वारा चोरी का जो दोषारोपण था वह बहादुर पर किया गया था। दोषारोपण किसके द्वारा किया गया था, तो लेखक के घर आए रिश्तेदारों के द्वारा, ठीक है। और उन्होंने आखिर चोरी का प्रपंच क्यों रचा, तो चोरी का प्रपंच झूठा प्रतिष्ठा कायम करने के लिए उन्होंने चोरी का प्रपंच रचा। लेखक के रिश्तेदारों ने चोरी का प्रपंच क्यों रखा, तो झूठी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, धनवान हैं, हम पैसे लाए थे और चोरी हो गया। तो इसी झूठी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने ऐसा प्रपंच रचा, चोरी का प्रपंच रचा। और इसका आरोप किस पर लगा दिया, उन्होंने लेखक के नौकर यानी बहादुर पर लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया, ठीक है। तो लेखक के घर बहादुर आखिर लेखक का घर क्यों छोड़ दिया, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हमारा उत्तर रहा। लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। एक रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया। इस कारण से लेखक ने भी बहादुर की पिटाई की। बार बार प्रताड़ित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर लेखक के घर छोड़कर भाग गया। अब यहाँ पर आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बहादुर लेखक का घर क्यों छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसे बार बार पीटा जा रहा था और प्रताड़ित किया जा रहा था, ठीक है, बार बार पीटा जा रहा था और प्रताड़ित किया जा रहा था, इसीलिए बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ, ठीक है। तो जब रिश्तेदारों की सच्चाई पता चला निर्मला को कि रिश्तेदार ये सब झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया, तो उसे अफसोस हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि जब रिश्तेदारों की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को पश्चाताप हुआ। वह यह सोचकर अब अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया, क्योंकि बहादुर बिना बताए उसे निर्मला को चला गया, क्योंकि निर्मला को वह अपने माँ की तरह समझता था, माँ की भांति बहादुर उसे अपने माँ के भांति मानता था, ठीक है। तो यहाँ पर निर्मला इसी बात के लेकर अफसोस कर रही थी कि आखिर जाते वक्त बहादुर ने उससे कहा क्यों नहीं कुछ कि हम जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और ऐसे एक बार और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोहराते हैं कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने हटाया था। कौन हटाया था, निर्मला ने हटाया था। बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला के द्वारा हटाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। जब बहादुर चला जाता है तो आखिर सबको पछतावा क्यों होता है। तो बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करता था, घर के सभी सदस्यों को आराम मिलता था और किसी भी कार्य हेतु, ठीक है, कोई भी कार्य होता तो हर सदस्य बहादुर को ही पुकारते रहते थे। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था, साथ रहते रहते सबसे घुल मिल गया था। डांट फटकार के कारण बावजूद भी काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होने लगा था, ठीक है। कौन सा कारण था कि वह सबके साथ घुल मिल गया था और डांट फटकार के बावजूद भी वह घर के काम किया करता था, तो इसीलिए बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा हो रहा था। बहादुर कौन था, तो बहादुर लेखक के घर का नौकर था, लेखक के घर का नौकर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। ठीक है, तो लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का बहादुर का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ परिवार का भरण पोषण करती थी। सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। अब यहाँ पर यह हमारा प्रश्न था कि साले साहब के द्वारा लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो बहादुर का किस्सा था जिसे लेखक को असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। चलिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते हैं। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाली था। ठीक है, बहादुर कहाँ का था? तो नेपाल का था। बहादुर नेपाली था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बहादुर कहाँ का था? तो बहादुर नेपाली था। फिर यह भी बन सकता है कि बहादुर का पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो बहादुर के जो बाप थे वो युद्ध में मारे गए थे, उनके पापा यानी उनके पिताश्री युद्ध में मारे गए थे बहादुर के। ठीक है, बहादुर के अब जो पापा थे, बाप था, वो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ जो थी सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। ठीक है, आखिर लेखक को क्यों लगता है? तो लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत ज़रूरी है। लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता था कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। अब जाहिर सी बात है कि घर में कोई नौकर रखना है तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि कैसा नौकर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसी बात को लेकर जो लेखक थे वो थोड़ा अपने आप पर भारी दायित्व समझते थे कि मेरे ऊपर भारी दायित्व आ गया। तो लेखक के घर में कौन नौकर बनकर आया? तो लेखक के घर में बहादुर जो था वो नौकर बनकर आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेखक के घर में नौकर बनकर बहादुर आया था। चलिए, तो ये थी बहादुर चैप्टर का जो सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोगों ने कवर किया है। अगर आप अलग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बहादुर पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो यहाँ पर जैसे सब्सक्राइब किया जा रहा है उस तरह से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के सदस्य बन जाइए। इससे आप ही को फ़ायदा होने वाली है। नए वीडियो की जानकारी आपको इसी से मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।